अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिस्ट्री ऑफ यूएसए सीएसएस के एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हैंड रिटन नोट्स के साथ हिस्ट्री ऑफ यूएसए के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे ईजीएस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट सिलेबस वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ यूएसए। तो कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले उसके सिलेबस को ज़रूर देखें एंड देन ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। ईजीएस्ट सब्जेक्ट है ये और ओवरलैपिंग है बहुत ज़्यादा। वैसे भी जैसे आपको बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स के करंट अफेयर्स को और उनकी पाकिस्तान के साथ रेलेवेंस को समझना हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो इनकी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने से करंट अफेयर्स को अंडरस्टैंड करना और उनकी टर्म्स को टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। हिस्ट्री ऑफ यूएसए की जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम वन बाय वन तमाम टॉपिक्स को जो सीएसएस के सिलेबस में हैं उनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ यूएसए का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में फर्स्ट टॉपिक है फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू 1492। अमेरिका 1492 से पहले कैसा था। 1492 में तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसको डिस्कवर किया, उससे पहले अमेरिका में उस न्यू वर्ल्ड में क्या था। उसके लिए हमें पहले वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना है कि ये वर्ड्स बार बार आएंगे नेक्स्ट, नेटिव अमेरिकन, इंडिजिनस पीपल, अमेरिकन इंडियंस, इनको अंडरस्टैंड करना मस्ट है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स को स्टडी करें। तो नेटिव अमेरिकन हैं, पीपल लिव्ड इन यूएस लॉन्ग बिफोर द अराइवल ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस एंड द यूरोपियंस। मींस यूरोपियंस के अमेरिका में आने से पहले जो वहाँ पर पॉपुलेशन थी, जो वहाँ पर लोग रह रहे थे, उनको नेटिव अमेरिकन कहते हैं। इंडिजिनस पीपल, फर्स्ट पीपल टू लिव इन अ लैंड। ये तो सिंपल एक टर्म है कि कोई एक लैंड, कोई भी ज़मीन है उस पर जो पहले लोग रहते हैं, ओरिजिनल सेटलर्स जो होते हैं, उनको कहा जाता है। तो ये टर्म भी यूज़ होगी बार बार इसलिए इस सब्जेक्ट में। अमेरिकन इंडियंस हैं, समटाइम्स दीज पीपल आर रेफर टू एज इंडियंस और अमेरिकन इंडियंस। अब इन्हीं को, ये नेटिव अमेरिकन को ही अब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकन इंडियंस या इंडियंस बोला था, बिकॉज कोलंबस का ख्याल था कि वो इंडिया में आया है। जैसे ये आपने पढ़ा होगा कि उसको नहीं पता था, अपनी डेथ तक उसको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसने एक न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर किया है। उसके मुताबिक वो इंडिया एशियन सब कॉन्टिनेंट में आया, इंडिया और चाइना वाले रीजन में। तो नेटिव अमेरिकन को अमेरिकन इंडियंस भी कहा जाता है हिस्ट्री में। तो सो ये वर्ड भी रिपीट होगा इस सब्जेक्ट में। अमेरिकन इंडियंस हैं, वो पूरे नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका में हर जगह पर मौजूद थे क्रिस्टोफर कोलंबस के वहाँ जाने से पहले। इन यूएस नेटिव अमेरिकन वर इन अलास्का, हवाई, जो तमाम यूनाइटेड स्टेट जो है मींस नॉर्थ अमेरिका है, उसमें अमेरिकन जो थे वो ज़्यादातर अलास्का और हवाई वाले रीजन में प्रेजेंट थे, जो कि अमेरिका में है, अभी भी वहाँ की स्टेट्स का नेम है। ये तो हो गए नेटिव अमेरिकन के बारे में कि क्या उनको किस नाम से बुलाया जाएगा और क्या टर्म्स और क्या है उनका इंट्रोडक्शन। अब हम ये देखेंगे कि कौन से ट्राइब्स थे उस टाइम पे अमेरिका में। अब ये सारे नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स की फॉर्म में वहाँ पर मौजूद थे। तो नेटिव अमेरिकन ग्रुप्ड इनटू ट्राइब्स में उन्होंने खुद को डिवाइड किया हुआ था। एरिया बेस्ड थे वो, कोई नॉर्थ वेस्ट में था, कोई नॉर्थ ईस्ट में था, तो उस हिसाब से इनके ट्राइब्स थे। उनका कल्चर था, उनका रिलीजन था, कस्टम्स थे उनके अपने, उनकी लैंग्वेजेस थी। बाकी दुनिया को, जैसे यूरोप को उनके बारे में नहीं पता था, तो उनको भी यूरोप के बारे में कोई आइडिया नहीं था। सो उनका अपना रिलीजन, अपने कस्टम और अपनी लैंग्वेजेस थी, और वो बिल्कुल पीसफुली क्रिस्टोफर कोलंबस के आने से पहले वहाँ पर ये ट्राइब्स कम्प्लीटली पीसफुली वहाँ पर रह रहे थे। देयर वर 100 ऑफ ट्राइब्स व्हेन कोलंबस फर्स्ट अराइव। तो 100 ऑफ ट्राइब्स थे वहाँ पर जब कोलंबस पहली बार अमेरिका में पहुँचा। तो मैनी ऑफ देम आर वेल नाउन सच एज चेरोकी, नावाजो, चिक्सा, इनुइट, इरोक्वेस इंडियंस एट्सेट्रा। ये उनके ट्राइब्स के नेम थे। 4 to 6 million people were already living in North America when Europeans reached there. यूरोपियंस के नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में आने से पहले 4 to 6 million people वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट थे जो नेटिव अमेरिकन थे। वैसे तो फुल अमेरिका को अगर देखें, नॉर्थ और साउथ दोनों को, तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस ऑलमोस्ट 45 to 50 million पीपल थे वहाँ पर, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में 4 to 6 million पीपल थे। तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन जो ओरिजिनल डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन और सेटलमेंट है नॉर्थ और साउथ अमेरिका की, वो 10,000 ईयर्स बिफोर ही स्टार्ट हो गई थी, जो वाइकिंग ट्राइब्स की फॉर्म में हुई। जो कुछ हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि माइग्रेंट्स फ्रॉम एशिया मे हैव क्रॉस्ड लैंड ब्रिज दैट वंस कनेक्टेड साइबेरिया एंड अलास्का। साइबेरिया इज इन प्रेजेंट रशिया एंड अलास्का इज इन यूनाइटेड स्टेट्स
अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट है। हिस्टोरियंस का ये ख्याल है कि कुछ माइग्रेंट्स एशिया से जब साइबेरिया और अलास्का कनेक्टेड थे, उनकी लैंड आपस में कनेक्टेड थी, तो उस टाइम पे माइग्रेट कर गए और उसके बाद अर्थ शफल के बाद जब साइबेरिया और अलास्का सेपरेट हो गए, वही नेटिव अमेरिकन्स बन गए अलास्का में। अब जो है नाउ सबमर्ज्ड अंडर बेरिंग सी, साइबेरिया और अलास्का सेपरेट हो चुके हैं। साइबेरिया इज़ इन रशिया एंड अलास्का इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स, और इन दोनों को जो सेपरेट करता है सी, उसका नाम बेरिंग सी है। ये इंपॉर्टेंट MCQ भी हो सकता है कि साइबेरिया एंड अलास्का आर सेपरेटेड बाय विच सी, एंड द आंसर इज़ बेरिंग सी। नेटिव्स वर लिविंग पीसफुली, जैसे पहले ही बताया कि क्रिस्टोफर कोलंबस के आने से पहले पीसफुली रह रहे थे नेटिव्स सारे। जब यूरोपियंस आए और उसके बाद क्या क्या हुआ वहाँ पर अमेरिका में, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो उस टाइम पे वो पीसफुली रह रहे थे। जैसे पहले ही बताया कि डिफरेंट उन्होंने लैंड्स बनाई हुई थी, सब ट्राइब्स ने अपने लिए अलग अलग से। तो कुछ ग्रेट प्लेन्स में रह रहे थे, कुछ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में रह रहे थे, कुछ साउथ वेस्ट में, कुछ साउथ ईस्ट में, और कुछ अटलांटिक सी बोर्ड में कुछ की सेटलमेंट्स थी। तो ये सब था नेटिव अमेरिकन्स के बारे में कि कौन कौन से नेटिव अमेरिकन्स थे वहाँ पर, उनके ट्राइब्स कौन से थे, और वो किस तरह से रह रहे थे, और किस तरह से एक्चुअली लाइफ स्टार्ट हुई थी न्यू वर्ल्ड यानी प्रेजेंट अमेरिका में। नेक्स्ट अब हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से यूरोपियंस को ख्याल आया कि उनको एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए वेस्ट साइड पे भी। Even though कि until the late 1400s, Americans and the people of Europe, Africa and Asia had no knowledge of people living on the other side of Atlantic Ocean. American continent को और European continent को जो ओशन सेपरेट करता है, अमेरिका को अफ्रीका और यूरोप से जो ओशन सेपरेट करता है, उसका नाम अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन के वेस्ट साइड पे भी और ईस्ट साइड पे भी दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में नहीं पता था कि उस साइड पे भी कोई लिविंग पीपल रहते हैं। जैसे ना तो अमेरिकन्स, नेटिव अमेरिकन्स को कुछ नॉलेज था यूरोप और अफ्रीका के बारे में, और ना ही यूरोप, अफ्रीका और एशिया को कोई नॉलेज था अमेरिकन्स के बारे में। अब हम ये देखेंगे कि यूरोप मिडल एजेस में कैसा था उस टाइम पे। मैप के थ्रू स्टडी करेंगे कि किस तरह से क्या काजेज़ थे, क्या रीजंस बनी उस टाइम पे यूरोप में, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में, कि उनको न्यू वर्ल्ड की तरफ जाना पड़ा या उनको और एक्सप्लोरेशन करनी पड़ी। ये मैप है, ये यूरोप है जिसको डॉट से शो किया गया है, और ये ब्लैक लाइंस मुस्लिम्स की एम्पायर्स को शो करती हैं। यहाँ पर मुस्लिम्स की हुकूमत थी उस टाइम पे, और ये ओटोमन, ब्लू लाइंस रिप्रेजेंट ओटोमन एम्पायर। ये सारा रीजन मिडल ईस्ट ओटोमन एम्पायर के अंडर था, उस्मानिया सल्तनत थी यहाँ पर, और ये रीजन सारा का सारा मुस्लिम्स के ही अंडर था और मुस्लिम एम्पायर्स थी यहाँ पर। और ये रीजन यूरोप था, और ये दो एम्पायर्स थी यहाँ पर। इज़ाबेला क्वीन थी एक साइड पर, और एक साइड पे फर्डिनेंड किंग थे जो यहाँ पर रूल कर रहे थे इन दोनों रीजन्स में। बाद में फर्डिनेंड और इज़ाबेला दोनों ने अपनी एम्पायर को मिला लिया, और फिर ये स्पेन बन गया। ये वाला जो रीजन है ये स्पेन बन गया, और ये पुर्तगाल था। यहाँ पर ये मुस्लिम हुकूमत थी जिनको मोर्स कहा जाता था। ये मेडिटेरेनियन सी था, इस पर भी सारा का सारा मुस्लिम्स का ही कब्जा था एक हिसाब से। उस टाइम पे ये सिल्क रूट था जो यूरोप से एशिया की तरफ आता था, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्पाइसेस की या और भी चीज़ों की जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही थी, चाइना, इंडिया, बहुत ज़्यादा पॉपुलस थी रीजन। तो यूरोप से यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होके भी आ रही थी और इम्पोर्ट होके भी जा रही थी। तो यूरोप के लिए यही एक रूट था अपनी ट्रेड के लिए एशिया में। इसको सिल्क रूट कहा जाता है। यहाँ पर मुस्लिम्स थे, तो एब्सोल्युटली अब मुस्लिम्स थे यहाँ पर, उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए यूरोपियन ट्रेडर्स के ऊपर। चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हुई। फिर यूरोपियंस, ऐसा हुआ कि 1458 में ऑलमोस्ट ऑटोमन एम्पायर ने इस रास्ते को, सिल्क रूट को कम्प्लीटली बैन कर दिया यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए। फिर यूरोप को सब कॉन्टिनेंट में आने के लिए एक और रूट तलाश करना था। तो फिर पुर्तगीज़ी एक मैन था, नेविगेटर, हेनरी नेविगेटर, उसने अफ्रीका की साइड्स पर, अफ्रीकन कोस्ट पर न्यू रास्ता तलाश करने के लिए नेविगेशन की।
पुर्तगीज़ी मैन ने तो सारा कुछ किया है सब कॉन्टिनेंट में आने के लिए, बट हमारा जो बेसिक है वो ये है कि न्यू वर्ल्ड कैसे डिस्कवर हुआ इस ईस्ट वाली साइड पे। यूरोपियंस के लिए ये एंड ऑफ द वर्ल्ड था, ये अटलांटिक ओशन था इस साइड पे, ये उनके लिए एंड ऑफ द वर्ल्ड था। लेकिन जब अफ्रीकन हेनरी और भी कितने सारे नेविगेटर पुर्तगीज़ी जिन्होंने या फिर स्पेनिश जो थे उन्होंने जब तलाश शुरू की तो उनको डिफरेंट आइलैंड्स मिले इस साइड पर अटलांटिक ओशन में। वो आइलैंड्स मिले तो उन्हें लगा नेक्स्ट भी कोई ना कोई रीजन ज़रूर होगा उनके लिए। तो अपनी ट्रेड के लिए बेसिकली मर्केंटलिज्म मतलब ट्रेड अपनी के लिए ये सारी एक्सप्लोरेशन की। यूरोप ने सिर्फ एक्सप्लोरेशन न्यू वर्ल्ड या वेस्ट की तरफ नहीं की बल्कि वो ईस्ट एशिया की तरफ भी आए और इस साइड पे भी उन्होंने सारी एक्सप्लोरेशन की। और एट लास्ट 1498 में वास्को डे गामा ने 20 मई को न्यू रूट डिस्कवर कर लिया एशिया में, चाइना और इंडिया की तरफ। फिर 1492 में जैसे वी नो के न्यू वर्ल्ड भी डिस्कवर हो गई थी अमेरिका, और वो की क्रिस्टोफर कोलंबस ने, तो उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो आफ्टर डिस्कवरिंग न्यू रूट्स पुर्तगीज बिगेन एक्सपेंडिंग देयर एक्सप्लोरेशन, देन दे केम अक्रॉस डिफरेंट आइलैंड्स इन द अटलांटिक ओशन। जैसे मैप के टाइम पे आपको बताया कि उनको अटलांटिक ओशन में जो अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका और एशिया को डिवाइड कर रहा है जो ओशन, उसका नाम अटलांटिक ओशन है, तो उसमें उनको डिफरेंट आइलैंड्स मिले। दे रियलाइज दीज आइलैंड्स आर आइडियल प्लेसेस टू ग्रो कैश क्रॉप्स, तो अपनी क्रॉप्स स्पेशली शुगर को ग्रो करने के लिए उन्हें ये आइलैंड्स बहुत अच्छे लगे। फिर आइलैंड्स के लिए इनको वर्कफोर्स चाहिए थी और इस वर्कफोर्स के लिए उन्होंने अफ्रीका से स्लेव्स जो है वो परचेज़ करना स्टार्ट कर दिए। तो उस टाइम पे पुर्तगीज़ लीड कर रहे थे वेल्थ में यूरोप को, जिस टाइम पे एक्सप्लोरेशन पुर्तगीज़ियों ने ज़्यादा स्टार्ट की हुई थी। तो इनको देख के फिर जो स्पेनिश हैं उन्होंने भी स्टार्ट की। अब वो क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 में ऑलमोस्ट पैदा हुए और 1506 में इसकी डेथ हो गई। ये स्पेनिश नेविगेटर था, पैदा ये इटली में हुआ था, लेकिन इसको सपोर्ट किया था स्पेनिश क्वीन, जैसे हमने पहले फर्डिनेंड और इज़ाबेला की बात की, इन दो स्पेनिश मोनार्क्स ने इसको सपोर्ट किया था कि ये न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर करे। मीन्स उनके लिए तो क्रिस्टोफर ने यही कहा था कि मैं इंडिया जाऊंगा और वहाँ से गोल्ड और ये स्पाइसेस वगैरह ये चीज़ें सारी की सारी डिस्कवर करके लाऊंगा ताकि स्पेन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। बस बोर्न इन इटली, बट काफ़ी मोनार्क्स के पास ये गया कि मेरे वॉयज को सपोर्ट करें, बट किसी ने भी नहीं किया। तो फिर ही स्पेंट 8 years सीकिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हिज प्लान टू सेल फ्राम यूरोप टू वेस्ट, कि वो यूरोप से वेस्ट की तरफ जाए। उसका ख्याल था कि उस साइड से इंडिया आएगा। से एक और रूट डिस्कवर हो गया चाइना और एशिया के लिए 1498 में, बट क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये जो सफ़र किया था फर्स्ट, ये था 1492 में। उस टाइम पे सेकंड रूट जो अफ्रीका के थ्रू आ रहा था वो डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इज़ाबेला और फर्डिनेंड जैसे बताया दो मोनार्क थे जिनकी डिफरेंट दो अलग अलग से के रीजन्स थे, दो अलग अलग से एम्पायर्स थी इज़ाबेला और फर्डिनेंड की। तो इन दोनों की शादी हो गई और उसके बाद दोनों स्पेनिश मोनार्क्स आपस में मिल गए। इनकी पावर बहुत ज़्यादा हो गई इनके पास, और ये अग्री हो गए टू आउटफिट 3 ships फॉर क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए। उन्होंने उसके वॉयज को मुकम्मल सपोर्ट किया और कम्प्लीटली उसको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की। आफ्टर सेलिंग फ्राम कैनरी आइलैंड्स, जो अफ्रीकन कोस्ट पर डिस्कवर हुए थे कैनरी आइलैंड्स, वहाँ से सेलिंग स्टार्ट की ऑन September 6 को, और कोलंबस ने लैंड किया ऑन आइलैंड इन बहामस ऑन October 12, ये है अमेरिका में। बट इस 3 subsequent voyages across the Atlantic were disappointing। उसको इतना ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि उसके ख्याल में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलना था और बहुत सारे स्पाइसेस डिस्कवर होने थे। उसके ख्याल में वो चाइना इंडिया वाली साइड पे आया था, इसीलिए उसने नेटिव अमेरिकन को इंडियंस का नाम भी दिया। But his 3 subsequent voyages across Atlantic were disappointing. He found little gold, few spices, and no simple path to China and India। और उसको कहीं पे भी चाइना और इंडिया जैसे भी निशान नहीं मिले, बिकॉज वहाँ पर चाइना और इंडिया था ही नहीं, वो तो एक तरह से न्यू वर्ल्ड थी। क्रिस्टोफर कोलंबस की डेथ के बाद सब ये पता चला कि किस तरह से वो एक न्यू वर्ल्ड डिस्कवर कर गया। उसके जो वॉयजेस हैं ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, US हिस्ट्री के पेपर के MCQs के लिए। तो फर्स्ट वॉयज जो है उसका 1492 से 93 तक था, सेकंड फिर उसने 93 से 96 तक किया, नेक्स्ट 98 से 1500। आज की वीडियो में तो हमने ये स्टडी किया कि किस तरह से न्यू वर्ल्ड डिस्कवर हुआ और वहाँ पर रहने वाले लोग कौन थे। सो हमने बिफोर 1492 पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से यूरोपियंस ने कॉलोनाइजेशन की जाकर अमेरिका में, स्पेनिश ने किस तरह की, डच किस तरह वहाँ गए, फ्रेंच ने वहाँ पर क्या किया, और किस तरह से फिर सारा का सारा होल्ड इंग्लैंड के पास आ गया। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।